न्यूटन के दूसरा नियम पढ़ रहे थे और हम ये बता चुके थे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हमने ये बताया था कि किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे तो आरोपित बल उस वस्तु में परिवर्तन संवेग के समानुपाती होता है, यही हम बताए थे। मतलब कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बताइए, चेंज इन मोमेंटम के। यानी कि कल हमने बताया था कि डेल्टा से आप कह सकते हैं कि ये mv, यही ना। और हम पूरा फाइनलाइज कर दिए थे क्या, ये हैंग कर रहा है, F इक्वल टू ए में। चलिए यहां तक हम सीख लिए थे। न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें क्या मिलता है, मैंने बोला था कि बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये मिलता है न्यूटन के फर्स्ट नियम से। और न्यूटन के फर्स्ट नियम में हमने ये भी पढ़ा था। अच्छा मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपको पूछूं कि अगर पत्थर से किसी चीज को मारेंगे या गोली चला के मारेंगे, तो पत्थर से जब मारते हैं तो कांच फूट जाता है, गोली चला के मारते हैं गोली से, बंदूक की गोली से, तो फूटता नहीं है, एक छेद होके और निकल जाता है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये न्यूटन के किस नियम के तहत है, बताइए। जो बोलेगा उसको बताना पड़ेगा कि क्यों आप बोल रहे हैं कि इस नियम के तहत होगा, बताइए। आपको एक बात मैंने बताया था कि ये जो जड़त्व है वो किन बातों पे निर्भर करता है, इनर्शिया किस बात पे निर्भर करता है, मास और रेडियस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान और त्रिज्या पे। अभी किसी कांच को पत्थर से मारेंगे तो उसमें क्या है, उसका रेडियस ज्यादा है, गोली की रेडियस, मतलब इतना तो समझ है ना कि गोली की रेडियस पत्थर से कम होगी, तो बहुत तेजी से जाएगी तो वो क्या होगी, छेद करके निकल जाएगी। और पत्थर मारोगे तो यस कमिन फूट जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम के तहत ये होगा कि पत्थर से आप किसी कांच को मारिएगा तो वो फूट जाएगा, गोली से मारिएगा तो छेद हो जाएगा। दूसरे नियम में हम क्या सीखते हैं, कोई बता सकता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या लर्न कराता है, क्या बताता है? तो ये बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ कि चोट का मात्रा कितना है, मतलब अधिक चोट लग रहा है या कम चोट का लगना, चोट का कम या अधिक लगना। क्वांटिफाई द इंजरी, लेस और मोर इंजरी को इंडिकेट करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों, ये बात याद रखिएगा कि ये बताता है चोट का कम या अधिक लगना। एक बार परीक्षा में पूछा गया था 2011 के सीडीएस के परीक्षा में कि किसी कील को समझ रहे हैं, गहराई तक धंसाना है तो उस पे हथौड़े की चोट मारते हैं। ये गति के किस नियम के तहत होता है? सेकेंड लॉ, क्योंकि चोट मारना है तो ज्यादा चोट मारना है, ज्यादा गहराई में धंसाने के लिए, तो हाथ से तो जाएगा नहीं, तो हथौड़े के इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा यही बात है कि चोट का कम या अधिक लगना न्यूटन के सेकेंड लॉ के तहत होता है। और ये इसलिए चोट का डिटरमाइन करता है, इंजरी का डिटरमाइन करता है, लेस या मोर, क्योंकि मोमेंटम जो होता है ना मेरे बच्चों, ये मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू mv, यही क्वांटिफाई करता है कि किसी वस्तु की गति की मात्रा क्या है, कितने स्पीड में कोई वस्तु जा रही है, इसका डिटरमाइन कौन करता है, पहचान कौन करता है, मोमेंटम। और इसी में परिवर्तन का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो इसी से पता चलेगा ना, जैसे आप सरफेस पे चल रहे हो और गद्दा पे चल रहे हो, तो तुम्हें मुझे बताइए कि गद्दा और सरफेस मतलब फर्श, दोनों पे चोट किस में कम लगेगी? गद्दा पे। ये भी पूछा गया एग्जाम्पल है स्टेटमेंट के तौर पे यूपीपीसीएस में, 3-4 स्टेटमेंट एक साथ, जैसे ये था एक,
और दूसरा था कि क्रिकेट के बॉल और टेबल टेनिस के बॉल में चोट नहीं, कैच नहीं, कैच वो इंपल्स है। जैसे क्रिकेट का बॉल है और ड्यूज बॉल है, क्रिकेट का जो ड्यूज बॉल है, और एक सामान्य जो टेनिस का बॉल है, तो किस बॉल से चोट ज्यादा लगेगी? ड्यूज बॉल से। ये किस नियम के तहत है? सेकेंड लॉ ऑफ नियम। क्योंकि चोट का कम और अधिक लगना, अगर आप का एग्जाम्पल, अगर कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल देखिए जिसमें यह डिटरमाइन हो रहा है कि चोट अधिक लग रहा है या कम लग रहा है, तो इसमें कौन सा नियम होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्लियर है ये बात? बात क्लियर है? और एक और पॉइंट इसमें आपको नोट करना है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से फॉर्मूला प्राप्त होता है। आइए, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिलता है? हां, फोर्स का फॉर्मूला किससे मिलता है जी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है? फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू ma। तो मुझे बताइए कि ये जो 3 4 5 मैंने एग्जाम्पल बताए, एक तो कील को गहराई में धंसाना है तो हम हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कम इन। फर्श पे सोने से कम चोट गद्दे पे लगता है, गद्दा पे मतलब फर्श के अलावा गद्दा आरामदेह होता है या गद्दे पे चोट कम लगता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड लॉ से मिलता है। इतनी बात समझ में आई? सेकेंड लॉ समझ में आया सभी को? अगर आपसे पूछा जाए, कंफ्यूजन होता है परीक्षा में, अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि बताइए कि बल का डेफिनेशन न्यूटन के किस नियम से मिलता है? डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से मिलता है, सेकेंड लॉ मत बोलिएगा। मैं इसलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा में कंफ्यूज करेगा। चूंकि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जब समूचा साइंस और पेपर का एक अलग टेम्परामेंट के साथ आप परीक्षा में बैठिएगा और वहां विकल्प देखिएगा, तो ये मान के चलिए कि आपके मन में डायलेमा हो सकता है। तो डायलेमा नहीं करना है। मैं इसी पे टारगेट कर रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेफिनीशन है वो पहले से मिलता है, जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो दूसरे से मिलता है। क्लियर है इसे बात? क्लियर? चलिए अब सीखिए। F इक्वल टू कितना होता है बताइए? F इक्वल टू ma। तो ये बताइए कि F क्या है? क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी यानी कि राशि कौन सा है? सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया ना। डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है। ये होता है जैसे आप कुछ लिखेंगे, अब दिमाग पे ये रहता है कि दोनों लिखो फिर दोनों का इंग्लिश करो या दोनों का हिंदी करो। तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों ऐसे लिखता चलूं ताकि आप टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखें। तो ये क्या है? क्वांटिटी में सदिश है, दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। अच्छा चलिए अब मुझे बताइए एफ का एसआई यूनिट बताइए। एफ एम क्या है बताओ? तो मास को हम कैसे मेजर करते हैं? ए क्या है बताइए? ए होता क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। याद रखिएगा। एक में क्या देता है सुन लीजिए, रेलवे में या एनटीपीसी में कहीं पूछा था ये क्वेश्चन, चार दिया था, ठीक है। ये होमोजेनिटी के रूल के तहत वो बनाना चाह रहा था। होमोजेनिटी का रूल का मतलब जिसका बीमा और जिसका एसआई यूनिट समान हो, उसको होमोजेनिटी का प्रिंसिपल बोलते हैं। आपको पहले क्लास में हमने बताया था ये बात, भूल गए क्या? याद हैं? अरे तो सामान्य किताब में भी देता है, शायद दे दिया है। अच्छा खोजना पड़ता है, मैंने 2-3 बार बोल दिया, मैं फिर आज बोल देता हूं। लेकिन चिंता मत करो, मैं जब तक
दिया नहीं जाएगा जब तक मैं बोल हैं। नहीं, सॉल्व मत करिए, आपको ध्यान में रखना है, एकदम फिक्स है। वो तो ऑप्शन देगा। अब जैसे ये ऑप्शन था और उसमें एक और था, केजी मीटर स्क्वायर और एस एस है, तो आप समझ पाइएगा ये किसका है। केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2, कोई बता सकता है? केजी मीटर स्क्वायर एस, हाँ, जब हम वर्क पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ये सब चीजें मिलती हैं। फिलहाल अभी याद रखिए इतना, अलग अलग जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, एक साथ सब पढ़िएगा तो चैप्टर वाइज पढ़िए। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखना है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों निकाला हमने? केजी, एम का मतलब क्या होता है? मास, और मास को हम क्या करते हैं? केजी में, और फिर एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, अच्छा, सीजीएस पद्धति में एक डाइन के कैसे, अब इसको सीजीएस में लिखिए, तो एसआई यूनिट में तो लिख दिया आपने। सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे? केजी को ग्राम, और मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, और एस को क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। और ये होता है एक डाइन। क्या होता है? डाइन। डाइन एक मात्रक है, सीजीएस में डाइन कहते हैं। एक डाइन बराबर जी सीएम पर सेकेंड स्क्वायर डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। एसआई यूनिट में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में इसको जब तब्दील बदलेंगे तो ये होगा। क्लियर है? एक सामान्य बात है, हम बस यूनिट का एसआई यूनिट लिख रहे हैं, जो हमने सूत्र मिला है उसका एसआई यूनिट लिख रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना उदास कैसे बैठे हो? गाल पे गाल हाथ रख के बताइए। सब पीछे एक झुंड में, ये जो पीछे स्नेहराज गुप्ता के पूरा झुंड जो पीछे है, ये कैसे, क्या चल रहा है? इतना उदास मायूस कैसे हैं? आप नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये सब सबको समझ में आ रहा होगा, तो सामान्य बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? महिलाएं, महिला ही हो तुम। अब इनको क्या बोलेंगे? पुरुष, लड़की बोले गाइज बोले, गाइज। ठीक है, ये चलेगा, गाइज। चलिए ठीक है, क्या इतना क्लियर है? डायमेंशन बता सकते हैं आप? तो यहीं से डायमेंशन लिखेंगे ना। देखिए, फोर्स का डायमेंशन आप अपने कॉपी में ठीक से लिखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं वीमा। क्या होगा? केजी को क्या बोलते हैं बताइए? एम। एम में मेजर करते हैं ना। किसी को डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब क्या है कि जिसमें जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे केजी है तो केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। तो हम एक्चुअल मास लिख देंगे, डायमेंशन निकाल रहे हैं तो मास लिखेंगे। मीटर है, मीटर क्या है? लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। और फिर क्या है? टाइम है, तो क्या है? माइनस टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीमा। डायमेंशन किसका? फोर्स का। चैप्टर वाइज चीजें आसान लगती है, इसलिए जब यहां मिले तो लिख भी लो, बोल भी दो, याद भी कर लो। घर के भरोसे कुछ भी नहीं। ठीक है, दिमाग में ये जब मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हमको जो कर लेना है यही करना है, तो आपको चीजें याद रहती हैं। अन्यथा आप जैसे ही लिख लोगे और सोचोगे घर पे पढ़ेंगे, तो नहीं होता है, मुश्किल होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है। फिर रील्स भी तो देखने होते हैं घर पे जाके, तो जब टाइम मिलता है तो सामान्य बात है। आजकल के टाइम में रील्स तो मतलब चलते फिरते, ऑटो में, बाइक पे, घर पे बैठ गए तो 2 मिनट 3 मिनट, किचन में गए तो 2-3 मिनट, खा रहे हैं तो अच्छा खा रहे हैं तो देखना ही है।
ठीक है, तो ये सत्य बात है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये काम ऐसा नहीं है कि मैं इससे बचा हूं। एक सामान्य आदमी, हाँ आइए आइए, आप ही का है ये सब कुछ, आपका जब मन तब आइए। चलिए बल हमने पढ़ लिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ। एग्जाम्पल याद रखिएगा मैंने जो जो बोला था। जब भी आपके दिमाग में इंजरी की बात आए, कि मात्रा, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूटन का जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और पता चलता है। उसमें यह नहीं पता चलता कि चोट कम लग रहा है कि चोट ज्यादा लग रहा है, उसमें पता यही चलता है कि चोट लगेगा, चोट आपको लगेगा। तो कैसे लगेगा इसको पढ़ना है। शुरू करें न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमेशा ध्यान रखिएगा चोट की मात्रा को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम और ज्यादा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करें। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सब जानते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, इस दुनिया में सारा कॉन्सेप्ट यही है, फंडा। एक थप्पड़ मारेंगे हम किसी को तो जिसको चोट लगता है वो भी उतना लगाता है, बट माइंड में यह है कि उसने मुझे मारा। आप भी लगाते हैं बल, लगाते हैं ना। और चाकू कोई मारता है तब क्या होता है, चाकू पे आपका शरीर उतना बल लगाया है बट बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका काम है भौंकना, वो दे जाएगा। तो मतलब ये है कि बल तो लगाता है आपका शरीर भी, ठीक है। तो न्यूटन में यही कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हिंदी वाले लिखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश वाले इसी बात को लिखेंगे ईच एंड एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, अच्छा, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब इसमें दो बात निकल के आती हैं और दोनों शानदार हैं, परीक्षा में बराबर पूछे जाने वाले बात है। पहली बात, न्यूटन का तीसरा नियम में ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई फोर्स लगता है पेयर में लगता है। क्या याद रखना है? न्यूटन एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा हो तो इस बात को गुलाबी कलर में लिखा गया है, आपको मालूम है। कहा गया है कि न्यूटन के तीसरे नियम की खास बात यह है कि यह हमेशा जोड़े में लगता है। किस में लगता है? ये जोड़े में, तो पेयर में लगता है। लिख लीजिए इसको, मैं लिख दूं, इसमें बल हमेशा जोड़े में लगता है। इसमें बल हमेशा जोड़े में लगता है। जोड़े मतलब पेयर में, फोर्स अप्लाइड इन पेयर, हमेशा जोड़े में लगता है, अकेले नहीं लगता। जैसे मैं या कुछ भी, जैसे एक बॉल लिया और मैं इस पे
फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ इस पर, तो ये टकरा के आएगा। तो जो बॉल गया है तो खाली बॉल ने ही बल नहीं लगाया उस पर, अगर सिर्फ इसने लगाया होता, उसने कुछ नहीं किया होता, ऐसा होता ही, नेचर ही नहीं है, तो बॉल हो सकता था कि बॉल वहां रुक जाता। अच्छा, रुक भी जाता इसका मतलब है कि उसने रोक लिया, कुछ ऐसा बल लगा रहा है जिससे वो नहीं आने दे रहा है। मतलब कि अगर बॉल लगा तो उस दीवार का भी काम है, दीवार का भी काम है कि वो वापस इसको उतना ही बल लगा के धकेले। ठीक है, तो पहली बात आपने सुना कि न्यूटन थर्ड लॉ में बल हमेशा पेयर में लगता है, जोड़े में लगता है, यानी कि वस्तु और जिस पे वो टकराएगा वो दोनों बल पेयर में लगता है। और ध्यान से सुनिएगा, फिर पेयर में लगता है और अलग अलग वस्तु पे अलग अलग बल लगता है। गेंद दीवार पे लगाएगा सिर्फ, और दीवार बॉल पे लगाएगा। इस कंसेप्ट को समझिएगा, बॉल दीवार पे लगाएगा और दीवार बॉल पे लगाएगा, मतलब कि जो बल लगेगा अलग अलग वस्तु पे अलग अलग लगेगा। फोर्स अप्लाइड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक का बल लगेगा दूसरे पे और दूसरा का बल लगेगा पहले पे, ऐसे लगता है। समझ में आई बात? अगर आपके स्टेटमेंट में कहीं अगर ऐसे मिले कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इसमें बल दोनों वस्तु पे एक साथ लगता है और समान लगता है, एक साथ नहीं लगता है, एक दूसरे पे अप्लाई करता है और दूसरे का पहले पे अप्लाई होता है। क्लियर है ये बात? क्या सभी लोग समझ गए इस बात को? यही दो खास बात है इस बल का, एक तो ये बल हमेशा जोड़े में लगता है और दूसरा अलग अलग वस्तु पे लगता है, और अलग 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 वस्तु का मतलब जो वस्तु टकरा रहे हैं, जो इस एक्टिविटी में है, और जो वस्तु इस एक्टिविटी में नहीं है उस वस्तु की हम क्यों बात करेंगे? जो टकरा रहा है, जो कांटेक्ट में है, जिस पे चर्चा चल रही है, उसी वस्तु की बात कर रहे हैं। और अलग अलग वस्तु पर अलग अलग बल आरोपित होता है, पर अलग अलग बल आरोपित होता है। नहीं, एक नहीं, हाँ अमाउंट सेम होगा, अलग अलग बल मतलब कि बल अलग अलग मतलब उस वस्तु का इस पे, एक वस्तु मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, जैसे एक चीज टकराया तो इसका बल उस पे लगेगा, हाँ अलग अलग बॉडी, अमाउंट ऑफ फोर्स सेम होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स सेम होगा। जैसे जिस न्यूटन, जितना न्यूटन के बल से वो दूसरे में टकराएगा उतना ही न्यूटन का बल दूसरा देगा। ये तो बात डेफिनेशन ही कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो बल अप्लाई करेगा वो अलग अलग होगा। जैसे गेंदा जो बॉल है वो लगाएगा अपना बल और दीवार लगाएगा अपना बल, ये अलग अलग बल है। ठीक है, अच्छा बताइए, गेंद टेनिस का है, मुलायम सॉफ्ट गेंद है, सुनिए नेचर समझिए। हाँ एक और बात है ना, क्योंकि न्यूटन का ये इसलिए नहीं समझ रही है कि अगला लाइन लिखवाना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के नेचर को बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने पहले में सीखा कि फर्स्ट लॉ बताता है कि किसी चीज का मतलब स्थिति का विरोध, कोई चीज स्थित हो तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, जो मोशन में है वो स्टैटिक होने का विरोध करेगा। दूसरा कहता है कि चोट कम लगेगा, और तीसरा कहता है कि तुम्हारा फोर्स की प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, द नेचर ऑफ द फोर्स। तो टेनिस का बॉल इस पे टकराएगा तो वो सॉफ्ट बॉल फोर्स लगाएगा, लेकिन दीवार इस पे लगाएगा तो वो सॉफ्ट बॉल नहीं लगाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे पानी हमने दीवार पे फेंका तो पानी जो बल लगाएगा वो पानी के अपने नेचर से लगाएगा, लेकिन दीवार लगाएगा कठोर लगाएगा। तो यहां क्या पता चल रहा है पता है? नेचर ऑफ फोर्स।
यानी कि तीसरा लाइन जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे कि न्यूटन के तीसरे नियम से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो क्या मिलती है? बल की प्रकृति। बल की, ये बात समझ में आई? अब हाँ, हम्म 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 नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये प्रवृत्ति अलग, नेचर अलग अलग हो गई, मैं वही कह रहा हूं। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे आप? लास्ट लाइन ये है कि न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है, मतलब नेचर ऑफ फोर्स। न्यूटन के तीसरे नियम से नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स किस प्रकृति का है यह पता चलता है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो इतना गंभीर शांत क्यों है? कुछ बोलो, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना सबको? अटेंशन, ये अच्छी बात है अटेंशन होना। चलिए बताइए, आपको भारतवर्ष में अगर आपसे मैं वैसे पूछूं, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 मिनट के लिए, कि मैं आपसे इंटरव्यू पैनलिस्ट में एक पैनल मेंबर हूं और मैं पूछ रहा हूं कि आप भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में कौन से, कभी भी हो सकते हैं, उसमें राइटर भी हो सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, हमारे इतिहास के वो वरिष्ठ व्यक्ति का नाम बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं और आप चाहते हैं कि ये आदमी ना, मतलब हम जिस वक्त में जी रहे हैं अगर होता तो मज़ा आ जाता। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बिल्कुल अंदर से अभिभूत कर देता हो, प्रभावित कर देता हो, बिल्कुल अंदर से एकदम। महात्मा गांधी, अरे वाह, लेजेंड आदमी। और VR अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद। कौन से गुण अच्छे लगते हैं स्वामी विवेकानंद के? 4-5 बताइए। मतलब लगते हैं बस, क्योंकि सभी कहते हैं। और कोई? धार्मिक पुरुष भी हो सकता है, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध, कलाम। किसने बोला? श्री कृष्ण। ये डाइवर्सिटी का पता चलता है ना, कि आप मतलब जबरदस्ती नहीं कि कृष्ण अच्छे होते, कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण को बोल दो। मतलब सबका विचार बहुत बेहतर है। ये सब बड़े महनीय लोग हैं, अपने टाइम के सबसे बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, जहां विचारों में गहनता हो और विचारों में भिन्नता हो और सब फिर भी साथ हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छे अच्छे लोगों का नाम आपने लिखा। ये पूछा क्यों मैंने? क्यों पूछा होगा ये बात? ये बात मैंने इसलिए पूछा कि कम से कम फिजिक्स से ध्यान अपने जीवन में थोड़ा झांकिए कि आप किस नेचर के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकृति के हैं। जैसे बल की प्रकृति बता रहा था, तो आप जल्दी, जैसे इस साइकोलॉजी होता है ना, जैसे मैं पूछूंगा कि कौन अच्छा लगता है तो आप खोजिएगा कि मेरे विचार का कौन है। तो 1 सेकंड के लिए आप अपना प्रकृति खोजिएगा कि मैं किसको लाइक कर रहा हूँ, मतलब मेरा नेचर क्या है। जैसे इन्होंने कहा अम्बेडकर, इन्होंने कहा गांधी, इन्होंने कहा क्या नाम बताया, सुबह थी विवेकानंद, किसी ने कहा श्री कृष्ण। तो ये 1 सेकंड में ना आपका दिमाग अपने अंदर झांक लिया कि हम किस नेचर के हैं। तो वो बल का परिभाषा आप ध्यान रखिएगा कि बल का नेचर पता करेंगे, क्योंकि वस्तु उस हिसाब से होता है। और आप अपने आप को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो आप अपने नेचर को पहचान रहे थे अभी 2 मिनट पहले। ठीक है? नहीं? हाँ, चलिए। तो श्री कृष्ण की चेतावनी किसी ने पढ़ा है? श्री कृष्ण की चेतावनी किसी ने नहीं सुना? रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? बिहार के ही थे, राष्ट्र कवि कहलाते थे और बिल्कुल बेगूसराय के थे, सिमरिया। उनका बचपन ऐसे बीता है, इतना गरीबी में कि नदी में मेले के दिन पैसे फेंके जाते थे, तो वो पैसे इकट्ठा करके गंगा में चुंबक फेंक फेंक के निकाल के और अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। और वो व्यक्ति एक दिन नेहरू के साथ बैठता है और नेहरू को भला बुरा बोलता है। प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सबसे चमत्कारी व्यक्तित्व वाले, आकर्षक
प्रधानमंत्री और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री अपने ज़माने के, उस ज़माने के प्रधानमंत्री के सामने ये आदमी उनको कहता है कि तेरे वजह से पाकिस्तान से युद्ध हार गए हम। ये कवि थे, राष्ट्र कवि। इन्होंने कृष्ण की चेतावनी एक लिखा था, जब युद्ध को टालने के मिजाज से श्री कृष्ण पांडवों को ये संदेश बोलते हैं कि भैया देखो, युद्ध में किसी का लाभ नहीं हुआ, तो मैं एक बार मुझे जाने दो अंतिम संदेश लेकर दुर्योधन के घर, कौरवों के यहाँ, वहाँ मैं उनको समझाऊंगा, अगर वो समझ जाते हैं तो युद्ध बच जाएगा, और मैं जो तुम्हारे लिए प्रस्ताव उधर से वापस लेकर आऊँ तुम्हें वे स्वीकार होना चाहिए, इस भरोसे से मुझे भेजो। युधिष्ठिर राजी थे। भीम कह रहा है कि अच्छा मैनेज कराने जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। द्रौपदी उधर गुस्से में आ गई, कहती कि ये क्या कर रहे हो कृष्ण, शाखा ये क्या कर रहे हो तुम। इसने इतना भला बुरा बोला। उसने बोला कि तुम्हारे केस खुले रहने से मैं पूरे भारतवर्ष को विध्वंस में तो नहीं डाल सकता कृष्ण। फिर गए थे वो चेतावनी लेकर समझाने के लिए, किसको, दुर्योधन को। उसी पे लिखा है ये प्रसंग पूरा रामधारी सिंह दिनकर ने। एक रश्मिरथी महाकाव्य है, उसी का एक सर्ग है जो कृष्ण की चेतावनी के नाम से उन्होंने लिखा। बड़ी फेमस कविता है, वर्षों तक वन में घूम घूम। सुना है कभी? थोड़ा पढ़ लो फिर मैं सुनाऊंगा। हाँ, बल की प्रकृति का पता चलता है किस नियम से? न्यूटन के तीसरे नियम से। ठीक है, तो न्यूटन के नियम को पढ़ लिया। अब हम इकट्ठा एक चीज बता देते हैं, फिर से बोलो मेरे साथ। न्यूटन के पहले नियम से क्या पता चला था? बल की परिभाषा। उस बल ने क्या बताया था तुम्हें? परिभाषा तो दे दिया था, ठीक है, उस बल ने क्या बताया था? उसने बताया था स्थिति का विरोध करना। ये है ना, एक लाइन में तो तू कहानी बताने लगे। स्थिति का विरोध, ये कौन बताता है? फर्स्ट लॉ। और दूसरा चोट का, अच्छा इसको इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? लेस और मोर इंजरी, इट्स डिटरमाइंस द लेस और मोर इंजरी। तो चोट का कम या अधिक लगना, ये कौन बताता है? और बल की प्रवृत्ति कौन बताता है? प्रकृति कौन बताता है? थर्ड लॉ। तो ये एक जगह खूब बढ़िया से घेर के लिख लो कि ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से, और ये सेकंड लॉ के हिसाब से, और ये थर्ड लॉ के हिसाब से, ताकि ये वैसे पॉइंट है जो अब तक पढ़े उसका निचोड़ है, कि जल्दी से एक बार में ये देख लें। स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आ जाए और कूट दे तो कंफ्यूजन ना हो। इस स्थिति का विरोध मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रुका रहेगा ना, तो वो मतलब स्थिति का क्या लिखा मैंने? स्थिति का विरोध। तो स्थिति का ही विरोध करता है? नहीं, मैं ठीक लिखा हूं यह सेंटेंस? स्थिति का विरोध, उसका विपरीत अवस्था का विरोध करता है। स्थिति के विपरीत विरोध। बहुत बढ़िया पकड़ ली तुमने तो। मतलब जिस स्थिति में रहता है अपने विपरीत स्थिति का विरोध करता है। जैसे वो स्टैटिक है तो वो मोशन में आने का विरोध करेगा, अगर वो मोशन में है तो स्थिति में आने का विरोध करेगा। अब न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। चलिए, ये पॉइंट देख लिया आपने कहीं साइड में, आगे बढ़े। चलिए, एग्जाम्पल ये है न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल। ये जो मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल किसके? तीसरे नियम का। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था कि अगर कोई महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूट जाता है, रस्सी टूटने के बाद चोट लगती है, न्यूटन के किस नियम के तहत यह होता है कि चोट लग जाती है? थर्ड, चोट का लगना ही है थर्ड नियम, चोट का लगना। ठीक है, तो कुएं से
हाँ, चोट का कम या ज्यादा लगना सेकंड से, चोट लगना थर्ड से। लगेगा, ऐसी एक्टिविटी होती है कि आपको चोट लगेगी। जैसे रस्सी से कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी टूट गई, अचानक चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? चोट लगेगी। बंदूक चलाते वक्त बंदूक का पीछे हटना, तो पीछे हटने से झटका देता है तो उससे चोट लगती है। ठीक है, कम या अधिक लगना का मतलब होता है कि आप ये समझ जाइए कि हम किस स्थिति में कोई काम करेंगे कि कम बल लगा के ज्यादा चोट दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया तो था कि कील को अगर गहराई में धंसाना है तो हथौड़ा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि चोट ज्यादा लगता है। ठीक है, आप फर्श पे सोने के बजाय किस पे ज्यादा सोना पसंद करेंगी? गद्दे पे। क्यों? क्योंकि गद्दा क्या है? सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपका चोट कम लगता है। यही ना समझती हैं? गद्दे पे सोने का क्या अर्थ है? कि चोट कम लगेगा, मुलायम होता है इसलिए लगेगा। आपका शरीर उसको सपोर्ट करता है, वो भी आपके शरीर को सपोर्ट करता है, लेकिन फर्श सपोर्ट करता है? नहीं करता, तो गड़ेगा ना। चोट का मतलब इंजरी, अभी चोट का मतलब आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मानते तो वैसे देख लीजिए ना, टेनिस का गेंद सॉफ्ट होता है, और तो कम ज्यादा लगना न्यूटन के सेकंड लॉ इसमें बताता है कि कम ज्यादा नहीं लगेगा चोट। रस्सी टूटेगी तो चोट लगेगा ना, ये बता रहा है, चोट लगेगा। बंदूक छोड़ोगे तो बंदूक पीछे झटका देगा। अगर ये न्यूटन का तीसरा नियम पता है आपको, तो आप जानकारी रखेंगे तो सतर्क रहेंगे ना कि बंदूक पीछे भी झटकता है, तो मजबूती से रखें। इसलिए ट्रेनिंग के समय यह भी बताया जाता है कि आप मजबूती से एक टेक्निक से बंदूक पकड़ेंगे तो वो पीछे झटकेगा, उस वक्त आपको चोट नहीं लगेगी। कंधे से सपोर्ट दिया जाता है, फिर भी झटकता है वो। ठीक है, जैसे एक सामान्य बात है कि आप अगर जमीन पे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जमीन को चोट मारेंगे, पीछे की तरफ मारेंगे ना। तो ये है, नाव से कूदेंगे तो आप आगे जाएंगे तो नाव पीछे जाएगी, क्योंकि आपने नाव पे फोर्स लगाया। अब ये फोर्स कैसे पता चल? आप जमीन तो, बजरंगबली तो है नहीं कि जमीन को धंसा के चलेंगे आगे। जमीन सह लेता है, लेकिन नाव दिखा देता है, क्योंकि पानी में वीक फोर्स करता है, क्षीण बल काम करता है पानी में, तो हट जाता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स हट जाता है तो नाव पीछे हट जाती है। चल रहे हैं तो लगातार आप जमीन को धक्का दे रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि जमीन आपके बल को कंट्रोल कर लेता है, मतलब इतनी सक्षम है कि आपके बल को वो रोक लेती है। अगर, अच्छा, ये भी एग्जाम्पल में एक बार पूछा गया था कि लंबी दूरी छलांग लगाने वाली महिला जब जमीन पे कूदती है तो मिट्टी को हल्का कर दिया जाता है, तो हल्का करने का क्या मतलब है? चोट कम लगेगा, कम लगेगा कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि चोट लगेगा ही नहीं, कम लगेगा। इसका मतलब मात्रा ही तो बता रहे हैं। कौन बच्ची पूछी थी आप? ये सेकंड लॉ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? इसमें क्या है, ये कह रहा है चोट लगेगा ये क्रिया से। तो पहला मैंने बोला कि अगर कुएं से पानी निकालेगी कोई महिला, तो लिख लीजिए इस बात को, कितना डिग्री से, डिग्री की बात नहीं है, शरीर के पोस्चर से होता है ये। जैसे डिग्री से आप दूरी, रेंज का पता लगा सकते हैं, डिग्री से आप चोट को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कितना एंगल पे कूदेंगे तो ये आपका रेंज तय करेगा दूरी की, कितना दूर जा रहे हैं। चोट कम या ज्यादा लगेगा ये आपके बॉडी के पोस्चर से पता चलेगा। अब फांद जाइए ऐसे एकदम पूरा, तो चोट लगेगी। कभी नदी में कूदे ऊंचाई से, पहले तो प्रैक्टिकल करिए, चोट लगता है। सही बात है। देखिए पूछ रहे हैं ऐसा काम, मतलब प्रश्न जो, देखिए जब भी आप पोस्चर चेंज करके नहीं कूदिएगा तो चोट लगेगा। जैसे या तो आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर कर पानी में जंप लगाइए, या वैसे लगाइए, बिल्कुल ये पोस्चर है। गोताखोरों का पोस्चर वही होता है जिससे उनको चोट नहीं लगती है और ज्यादा अंदर तक जाते हैं। ठीक है, अगर पानी के अंदर नहीं जाना है तो आप मेढक की तरह अपने आप आकृति बनाइए जिससे पानी को ज्यादा कैप्चर करिएगा, तो आप अंदर नहीं जाइएगा। ये बात जान लीजिए, मैंने बोला कि एंगल से रेंज तय होता है, एंगल से चोट कम या ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, आप कितना दूरी मिसाइल फेंकेंगे ये एंगल है, आप कितना दूरी जाएंगे ये एंगल है, लेकिन चोट कम लगेगा ये बॉडी के पोस्चर से पता चलता है।
लकड़ी के सिल्ली की तरह कूद जाएगा पानी में, चोट लगेगा। ठीक है, अचानक आप चल रहे हैं, कोई पीछे से ढकेल दिया, तो ढकेल दिया तो चोट लगेगा आपको पानी में, क्योंकि पानी भी फोर्स लगाता है भाई, आपके डेंसिटी के हिसाब से चोट लगाएगा आपको। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पानी का एक क्वालिटी है, मीठे जल में चोट कम लगता है, समुद्र के जल में चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहता है। इस कई पहाड़ के बराबर का डेंसिटी वो अकेले लेके चलता है, इसीलिए तो टकराता है तो आवाज करता है। ठीक है, इस घर के बराबर का पानी डेंसिटी एक ही में, अच्छा उसमें तैरने की कोशिश नहीं करता है कोई। समंदर जीवित आदमी को कभी अपने अंदर नहीं संजोता है, और मीठा जल कभी भी मृत व्यक्ति को अपने अंदर नहीं रखता है। सुन लीजिए इस बात को, मीठा जल मरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा देता है, समुद्री जल मरे हुए व्यक्ति को नीचे दबा देता है। समुद्र में कोई डूबता नहीं है क्योंकि डेंसिटी हाई होता है, सांस लीजिएगा तो आपके सांस से कहीं ना कहीं फेंकेगा वो। लेकिन मीठा जल जब तक जीवित हैं, जब तक अंदर रहेंगे, और जिस दिन जैसे ही प्राण छूटेगा आप पानी के ऊपर आ जाएंगे। दोनों में अपोजिट होता है। इसी कंसेप्ट पे बीपीएससी ने 2-3 बार, यूपीपीसीएस न जाने कितने बार, आरओ, सबऑर्डिनेट, तमाम तरह के एग्जामों ने पूछा है कि नाव मीठे पानी से जब खरे पानी में आती है तो लेयर उसका घट बढ़ जाता है, ऐसे एक प्रश्न बनता है। और बहुत भारत में तो ये प्रचलन, उत्तराखंड में पूछा है कई बार, बीपीएससी ने 3-4 बार पूछ दिया इससे प्रश्न। तो इसी कंसेप्ट पे, क्योंकि उसका डेंसिटी, तो ये एग्जांपल दिमाग में आया कि कुएं से अगर कोई महिला रस्सी से पानी खींचती है, रस्सी के टूट जाने से चोट लगती है। ये लाइन लिख लीजिएगा, कुएं से पानी खींचते वक्त रस्सी टूट जाने से चोट लगना। कुएं से पानी खींचते वक्त रस्सी टूट जाने से चोट लगना। बंदूक से गोली छोड़ते वक्त, दूसरा, बंदूक से गोली छोड़ते वक्त बंदूक के पीछे झटका देने से चोट लगना। बंदूक से पीछे झटका देने से चोट लगना। गोली छूटते वक्त बंदूक का पीछे की ओर ढकेलना या झटका देने से चोट लगना। हो गया। नाव से कूदते हुए व्यक्ति, नाव से कूदते हुए व्यक्ति नाव से कूदते हुए व्यक्ति का नाव को पीछे ढकेलना, नाव का पीछे ढकेलना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये सब जितना भी मैं लिखवा रहा हूं न्यूटन का तीसरा नियम है। अच्छा, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये परीक्षा में पूछे गए एग्जाम्पल हैं, पहले ऐसे पूछे जाते थे। अब इसको कैसे पूछेंगे? अब इसको मिक्स करके स्टेटमेंट के साथ पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है हर एक एग्जाम का, मतलब मैं इसी का एग्जाम नहीं बोल रहा हूं। आप अगर यकीन मानिए तो सीजीएल का पेपर हो रहा है, सीजीएल का पेपर हो रहा है जब यूपीपीसीएस में मेंस ऑब्जेक्टिव था तब की तरह। मतलब ऐसे पेपर, उनके मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं, उनका जीएस का लेवल एक बढ़िया हो गया है। तो अभी जहां भी आप कंपटीशन में देखिएगा स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट में दो चीज़ों को मिला के आ रहा है। एनालिसिस करिए कभी आप प्रीवियस ईयर का पेपर लेके, तो आप देखिएगा, आप पाइएगा कि क्वेश्चन नेचर आसान ही है, बट वो क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट में मिक्स करके। दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब आपको क्रमशः नहीं दिखेगा तो भी गलती हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि दो अधिवेशन हुए हैं, एक हरिपुरा में हुआ है और एक त्रिपुरी संकट में हुआ है। उसमें आयोजन समिति का गठन हुआ था, नियोजन समिति का गठन हुआ था, पूछ देगा कि किस में हुआ था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब मैं बताऊंगा नहीं वरना प्रश्न लीकेज का दोष आ जाएगा।
मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? न्यूटन का तीसरा नियम सबको समझ में आया? प्रश्न आएगा तो कर लोगे? तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम प्रश्न ही लाने वाले हैं, कम से कम 80-90 प्रश्न होंगे। तो मैं उसमें से 80-90 तो नहीं कराऊंगा, लेकिन 25-30 क्वेश्चन जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न इससे बने हैं और बनते हैं। और उसमें प्रश्न कैसे होंगे, यूपीएससी से लेके बीपीएससी, पीसीएस, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, सब का मिला के हम प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन डील कर पा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन डील कर पाते हैं तो कमोबेश टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन आप डील कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो ये हुआ हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। अब इसी के साथ मतलब ये लॉ वाला जो प्रक्रिया है वो खत्म है। अब हम चूंकि बल हम समझ चुके हैं कि क्या है बल, फोर्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। दो तरह से हम सामान्य तौर पे देखते हैं प्रकाश फोर्स को। एक है बैलेंस फोर्स और एक है अनबैलेंस। इसको बोलते हैं संतुलित बल। और इसको बोलते हैं असंतुलित बल। देखो, जब बल एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लीजिए कि हमने एक बल लगाया, फोर्स 50 न्यूटन का, और किसी व्यक्ति ने इधर खड़ा होकर इस पे एक बल लगा रहा है, ये भी 50 न्यूटन का, तो ये किधर जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि दोनों 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। मतलब है कि इसका और इसका जो बल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये वस्तु क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड से लग रहा है। यही तो हो रहा है। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब विपरीत दिशा में समान बल आरोपित हो किसी वस्तु पर, उस स्थिति में वस्तु संतुलित अवस्था में रहता है। समझ गए? इसी को बोलते हैं, इसमें जो बल लग रहा है वो संतुलित बल है। क्या ये बात समझ में आया? आप इसकी परिभाषा न ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस चित्र को बना लीजिए और लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है, दिशा विपरीत होती है लेकिन बल सेम होता है, समान होता है। तो बस एकदम प्रैक्टिकली देखिए आप, और कोशिश कीजिए कि हाँ, मेंस के दृष्टिकोण से आप जितना कलम चलाइएगा उतना ठीक है, लेकिन पीटी के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से आप अगर चीज़ों को कम शब्द में चित्रात्मक या दिमाग के इस्तेमाल करते हुए अगर रिलेट करके अगर छोटे छोटे टर्म में लिखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। वर्षों तक वन में घूम घूम, क्या कहते हैं कृष्ण जाके कौरवों को? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वो कहते हैं कि भाई वो बहुत दिन तक तपस्या किए हैं। और कहां? कौरवों के दरबार में, जहां एक से एक उस वक्त भारतवर्ष के सबसे महनीय और सबसे बड़े बड़े धनुर्धारी वहां उस राजमहल में बैठे हैं। गंगापुत्र भीष्म, कुल गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धनुर्गुरु, उस वक्त के सबसे बड़े मास्टर धनुर्विद्या का द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, ये सभी दिग्गज धुरंधरों के बीच में कृष्ण अपना छोटा सा संदेश लेके जाते हैं, शांति प्रस्ताव। उसी में कहते हैं कि महाराज, आप अपने नेत्रों के साथ साथ आत्मा पर भी पट्टी मत बांधिए। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि भाई भाई कैसे इस रणभूमि में लहूलुहान हुए खड़े हैं। रोक दीजिए महाराज, इस विध्वंस को रोक दीजिए, पुत्र मोह से अलग हो जाइए महाराज। तो वो नहीं सुनता है।
तब कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर, सह धूम घाम पानी पत्थर मतलब कितने पत्थर घाम धूप सब उन्होंने झेला। सह घूम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। 5 ही गांव दे दे भाई, 5 ही गांव दे दे, 5 भाई हैं। न्याय दो तो आधा देना पड़ेगा, भाई के बेटे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे भाई, लड़ाई मत कर, इसमें किसी का लाभ नहीं है। तो कहते हैं भगवान दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। परिजन मतलब आसपास के लोग, असी मतलब उंगली। 5 गांव दे दे भाई, किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, किसी से बोलने नहीं जाएंगे, शांति बनाए रख। कह रहा है कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। किसको बांधने चल रहा है? कृष्ण को। वो भी धमकी आते हैं कि तुम्हें मालूम है किसको बांधने चल रहा है? ये पताल देख, ये आसमान देख, ये हवा देख, सब मेरे में झूलते हैं। फिर क्या है? हरि ने भीषण हुंकार बढ़ा कि आ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय का मरण होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विकराल वज्र से छूटेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक। बहुत बड़ी कविता है, कभी फिर सुनाएंगे आप। चलिए तालियां बजा दो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तालियां बजनी चाहिए, मतलब जब अच्छी लगे। तो अच्छी नहीं लगी कविता आपको? अब हम, अच्छा ये वाला अनबैलेंस, तो इसमें क्या होता है? अनबैलेंस है, मतलब अपोजिट ही लगेगा बट समान बल नहीं लगेगा। जैसे यही होगा, कंडीशन यही है, इधर लगेगा 100 का और इधर लगेगा 50 का, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा ना, फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों में एक स्थिति है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है तो डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है एक दूसरे के अपोजिट में, मैं इधर से लगा रहा हूं, वो उधर से लगा रहा है, तो दरअसल इस फोर्स को एक बिंदु पे ले जाके और एक को इधर दिखा देते हैं, को इधर दिखा देते हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो ये बेसिक चीज है, मैं समझा रहा हूं मैथमेटिकल के दृष्टिकोण से, कि जब भी फोर्स अपोजिट लगता है तो जिस पे लगता है, अभी तो तुम देख रहे हो कि ये वस्तु है और इस वस्तु पे फोर्स इधर लग रहा है और इस वस्तु पे फोर्स इधर लग रहा है, तो जब मैथमेटिकल दृष्टि से देखते हैं फिजिक्स में, तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इन दोनों बल को अपोजिट कर देते हैं, इस बल को इधर दिखा देते हैं और जो इधर से लग रहा है इस पॉइंट पे इधर दिखा दे रहे हैं, मतलब कि इस पे ये एक्चुअल में फोर्स का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री। और सुनो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में बल लगता है तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों? तो देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगेगा तो हमने क्या बोला था, एक बल इधर लग रहा है और एक छोटा बल इधर लग रहा है, तो इसको पॉइंट जब मानेंगे तो पॉइंट मानेंगे तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही तरफ हो, दोनों का डायरेक्शन किधर है? एक ही तरफ। तो इन दोनों के बीच में क्या कोण बनेगा? 0 बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में 180 बनता है और जब सेम डायरेक्शन होता है तो 0 बनता है। ये कहीं कोने में लिख लीजिए, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आम समझ की बात है। ठीक है। चलिए, तो संतुलित बल असंतुलित बल समझे या लिखवाना पड़ेगा इसको? सभी लोग समझ गए इसको? कई लोग कलम नहीं चला रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि उनको आता है ये बात। लड़कियां? हाँ, नहीं, उर्मिलेश एक बहुत बड़े कवि थे,
जिन्होंने एक गाना गाया है, ये ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, उन्हीं के साथ के सबसे बड़े दिग्गज आदमी हैं नीरज गोपाल दास। नीरज के साथ के उर्मिलेश, उन्होंने लड़कियों पे लिखा है लड़कियां लड़कियां लड़कियां, बहुत शानदार। हिचकियां 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 लड़कियां लड़कियां लड़कियां, मतलब लड़कियां, इनका जीवन समाज में कैसे बढ़ता है मृत्यु तक, उन पे एक कविता लिखा है, पढ़ना जाके घर पे, उर्मिलेश की कविता है। चलिए ये समझ में आगे बढ़े, बढ़े क्या? तो अब बढ़ेंगे तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। नया चैप्टर है और इसी में अटैच्ड ये चैप्टर होता है। तो शुरू करें फ्रिक्शन। तैयार हो सभी लोग? पक्का? ऊंचे से एक बार जोरदार तालियां बजाना। मैं एक लाइन बोलता हूं। ऊंचे से ऊंचे बुलंदियों को छुआ, ऊंचे से ऊंचे बुलंदियों को छुआ, पर उठाया मां ने गोद में तो आसमान छुआ। नहीं समझ में आया? कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बचपन में मां बस गोद में उठा लेती थी, लगता था कि यही आसमान है। अब शुरू करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण। सुन लो, तो सबसे पहला पॉइंट जो घर्षण में लिखोगे वो लिखना कि ये एक प्रकार का बल है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अ वीक फोर्स। कैसा बल है ये? घर्षण एक प्रकार का क्षीण बल है। क्षीण मतलब वीक फोर्स। वीक फोर्स है, कमजोर। हमेशा मोशन के अपोजिट, यानी कि गति के विपरीत लगता है। मैंने बोला गति के विपरीत लगता है हमेशा फ्रिक्शन। तो लगता है, अभी एग्जांपल से समझेंगे इसको। ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, अब मेन चीज समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सुनो, अनियमित, अनियमित को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेगुलरिटीज। अनियमित सरफेस जो होता है, अनियमितता के कारण किसी दो सरफेस, हमेशा डबल नहीं लगेगा। जैसे कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस से जब पास में रखोगे तो इस सरफेस में और इस सरफेस में छोटे छोटे बड़े बड़े खाई होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देता है। इसको वैसे सामान्य भाषा में बोले तो सरफेस के इरेगुलरिटीज के वजह से, सरफेस के सतह के अनियमितता के वजह से लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल। ठीक है, फिर से सुनो, अनियमितता के वजह से मतलब बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, उसका इंटरलॉकिंग हो जाता है तो बल लगता है। एक प्रश्न पूछा गया था इसी लाइन को लिखते हुए कि बताइए कि जो घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो निर्भर करता है किसी सरफेस के एरिया पे निर्भर करता है? ऐसे ऐसे क्या है? एरिया पे निर्भर करता है? सरफेस के एरिया पे घर्षण कैसे निर्भर करेगा मुझे बताओ? नहीं करेगा। एरिया छोटा हो, अच्छा ये बताओ, ये पेन है, छोटा सा एरिया है, बट क्या घर्षण होगा ना? होगा ना। मतलब कि घर्षण निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, मुलायम है, रुखरा है, हार्ड है, इस पे निर्भर करेगा ना फ्रिक्शन, कि एरिया पे निर्भर करेगा? एरिया पे निर्भर नहीं करेगा। छोटा एरिया हो बड़ा एरिया हो, घर्षण तो भैया लगेगा। घर्षण कम लगेगा ज्यादा लगेगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नेचर, जैसे मैं रुई से आपको सहलाऊं, फिर मोर पंख से सहलाऊं, फिर ईंटा झावा झुआ जो गांव में मिलता है उससे सहलाऊं, क्या मजा आएगा? समझ गए ना?
अब बताओ किस पे निर्भर करेगा? अब बोलो। नेचर पे। ठीक है। और जब ये प्रश्न आता है तो आधे लोगों को धाराशायी कर देता है। मतलब आधे लोग मैं बोल रहा हूं तो 70% लोग गलत करते हैं इसको। अच्छा, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है तो तुमको लग रहा है कि कैसे कंफ्यूज हो जाते होंगे। मजा तो तब आता है जब एग्जाम के टेम्परामेंट में तुम बैठते हो और पूरा साइंस तुम्हारे दिमाग में लोड होके जाता है, तब। अभी तो सिंगल चैप्टर है ना भाई। मैं ये सब कह रहा हूं ऐसे नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पेपर दिए हैं और मैंने पेपर सीरियस समझ के दिए हैं। टेस्ट सीरीज में जब बैठते हैं तो हम लापरवाही से नहीं बैठते हैं, ये अंतर ध्यान होकर बैठते हैं कि मैं फाइनल में बैठ रहा हूं। और जो ये सोच के बैठता है वही एग्जाम में गलती नहीं करता है, नहीं तो इससे डबल तनाव रहता है। ये तो तनाव ही नहीं है, तुम तो ऐसे समझते हो कि चलो पेपर है, इसे पेपर समझने की भूल मत करना, ये प्रयास है। जो रात दिन सीरियस प्रयास करेगा रण क्षेत्र में वही विजयी होगा। और कृष्ण कहते हैं कि रणभूमि में युद्ध तो लड़ा जाता है, जीता तो पहले ही जाता है मनोभूमि में, इधर इधर अंदर आत्मबल में पहले ही। अब यही लड़खड़ाएगा तो कहां से होगा मामला। तो हमेशा गति के विपरीत। और लगता कैसे है? सतह के अनियमितता, सतह के अनियमितता के कारण उत्पन्न। अच्छा, जब भी मैं सतह कहूं, सतहों के, ऐसे सतहों के, सतहों बोलूंगा मतलब दो सतह, सतहों के अनियमितता के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। घर्षण बल कहते हैं। देखिए, लाइनें किताब में मिल जाती हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है एक शिक्षक के माध्यम से वो दिमाग पे छप जाता है। मतलब अगर वो ठीक से समझ रहा है एग्जाम के नेचर को तो वही बात उठा के आपसे बोलेगा। बोलने के तो बहुत कुछ है जो एग्जाम से हट के, जिसको बोलते हैं एग्जाम और थियरी में गैप होना, वो गैप नहीं होना चाहिए। और आम तौर पे हमारे मार्केट में ये अवेलेबल है, क्योंकि शिक्षक को बहुत ज़्यादा एनालिसिस अगर क्वेश्चन का है तब तो ठीक है, वो वहीं रहेगा जैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी पे आपको ये बात याद हो जाती है, शिक्षक के माध्यम से ये होता है। जब आप खुद से किताब पढ़ते हैं तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जितना एनालिसिस सामने वाला करके आपको समझा रहा होता है। बाकी किताबें में तो मतलब हर चीज़ लिखी गई है। सतहों के अनियमितता के कारण उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। एक परीक्षा में पूछा गया था कि बताओ कि दो अनियमित सरफेस हैं, घर्षण है, उस घर्षण के द्वारा निकली हुई ऊर्जा परिवर्तित होती है। यहीं से मैं प्रश्न बोल रहा हूं, ये लाइन नहीं लिखवा रहा, ये तो घर्षण फ्रिक्शन है। छोटा सा चैप्टर है, क्या ही पूछ देगा। 8-10 प्रश्न हैं अभी 15-20 साल में पूछे गए इससे। वही 8-10 प्रश्न में आपको खिलाना है, आपको याद कराना है, आपको बताना है कि यहाँ पूछ सकता है, यहाँ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सुन लीजिए। जब अनियमित सरफेस घर्षण करेंगे तो ये गर्म होगा। हो रहा है गर्म, गर्म हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब कहाँ बदल रहा है? ये कहाँ बदल रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा में। बोलो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। ऊर्जा, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो जब घर्षण होगा तो क्या निकलेगा? ऊर्जा। तो जब भी प्रश्न पूछ दे तुमसे कि अनियमित सरफेस से निर्मित घर्षण बल, अनियमित सरफेस के घर्षण से उत्पन्न बल, जो बल प्रोड्यूस होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो किस पे, कौन सा बल में बदल जाता है? तो ऊष्मीय एनर्जी में, मतलब हीट एनर्जी में। किस में? हीट एनर्जी में। एक बार का तो ये है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य
किस में बदलता है, तो कार्य किस में बदलता है, वो भी ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य भी क्या है, कार्य क्या है, दर है आपको किसी चीज को करने का, ठीक है, कोई काम करने का दर, टाइम से डिवाइड कर देते तो कार्य निकलता है। तो वो सेम बात है, बट वो भटकाने के लिए ये प्रश्न किया जा सकता है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस में बदलता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में। घर्षण के द्वारा निर्मित ऊर्जा किस में बदलता है, तो लिख लो, मतलब हिंदी इंग्लिश वाले कितने हैं जरा बताओ, मैं मुझे गुस्ताखी माफ, इंग्लिश वाले कोई दिक्कत हो रही है, ज़्यादातर हिंदी है, तो मैं हिंदी में इंग्लिश वाला टर्म बोल देता हूं, तो आप इतना तो समझदार होते हैं, इंग्लिश वाले स्मार्ट होते हैं, मतलब ये हिंदी वाले हंस रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ वो स्मार्ट होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इरेगुलरिटीज सरफेस के स्लाइडिंग से होता है, तो ये लिख नहीं लोगे आप, यार क्या होता है, देखिए स्मार्ट है भाई। डफक तो हिंदी वाले होते हैं, उनको पूरा बात लिखवानी पड़ती है, हिंदी वाले समझ रहे हैं कि अच्छा मूर्ख बोल रहे हो, हमें है छूट जाता है, हमें डफक बोल रहे हो चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। घर्षण लिख लीजिए, घर्षण द्वारा किया, घर्षण द्वारा मैं द्वारा भी अजीब लिख रहा हूं भाई, द्वारा निर्मित ऊर्जा, घर्षण द्वारा निर्मित ऊर्जा ऊष्मीय हीट एनर्जी में। तो आपको बस इतना लिखना है, फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन इज ट्रांसफर टू द हीट एनर्जी या कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी, ऐसे लिख दीजिए आप, ऊष्मीय ऊर्जा। घर्षण द्वारा निर्मित ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, घर्षण को कम या ज्यादा किया जा सकता है, किया जा सकता कि नहीं, कैसे, लुब्रिकेंट लगाकर, लुब्रिकेंट, हाँ सरफेस अगर रुख रहा है तो उसमें हाँ कुछ लगाएंगे, लुब्रिकेंट लगा देंगे। तो अगले पॉइंट में आप लिखेंगे कि घर्षण बल को कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट लगाकर या स्नेहक लगाकर। घर्षण बल को या फ्रिक्शनल फोर्स को, घर्षण बल को, फ्रिक्शनल फोर्स को स्नेहक, स्नेहक मतलब होता है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट लगाकर कम किया जा सकता है। घर्षण बल को लुब्रिकेंट या स्नेहक लगाकर कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट कम किया जा सकता है ना। अच्छा, वैसा बल जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगे, उसको, उस बल को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बल, नेगेटिव फोर्स। और नेगेटिव फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा ऋणात्मक बल होता है। फ्रिक्शन कैसा बल होता है, ऋणात्मक, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको लास्ट में लिखवाएंगे जब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तब, रहने दीजिए। हाँ, ये ऋणात्मक बल होता है, लिखना है तो लिख लीजिए, बट हम अब आइए, स्नेहक हमने देखा, अब देखते हैं लुब्रिकेंट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी में लुब्रिकेंट से लेकर पूछता है प्रश्न और पूछा गया है, ठीक है।
तो बीपीएससी इसमें चालाक है, बीपीएससी यूपीपीसीएस दोनों। वो यूपीएससी का जैव करते हैं प्रश्न पूछ देता है। बीपीएससी में जब 5 विकल्प थे तो कई ऐसे क्वेश्चन है कि बस क्या करता है कि 2 ऑप्शन इसको मिलाना होता है, जो डी में आंसर होता है उसको सी में कर देगा, नहीं तो बी में कर देगा, 2 चिपका देगा वो कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अभी थोड़ा सा 1-2 साल से ऐसा नहीं कर रहा है कि कहीं से उठा रहा है, हाँ, लेकिन पहले के पूछे गए प्रश्न के भाषा को इधर उधर करके पूछ रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? स्नेहक। क्या लिखेंगे? स्नेहक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कितने तरह से, टाइम है अभी? हाँ, लुब्रिकेंट टाइम को लेकर बड़ा किल्लत है। स्नेहक 3 तरह से होते हैं। स्नेहक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस जो लिक्विड होता है, मतलब स्नेहक होता है। और एक होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं अर्ध। और एक होता है द्रव या द्रव्य, जिसको बोलते हैं आप लिक्विड। हंस रहे हैं आप लोग इतना हंसी क्यों? सॉलिड जो स्नेहक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल जो आमतौर पे हम देखते हैं, ये सॉफ्ट स्नेहक के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। सेमी सॉलिड, इसको ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस। सेमी सॉलिड को क्या बोलते हैं? ग्रीस। और कुछ हो सकता है? जेल इसी में आएगा। जेल आप लगाते हैं? जेल मतलब बाल वाल में? लड़के बोलते नहीं, लड़के होते हैं सिलेंडर, जैसे मन वैसे फेंक दो। और लड़कियां जेल लगाती हैं, इन्हें ड्रायर सुखा देता होगा। मतलब बाल में ड्रायर लगेगा तो काहे का जेल काम करेगा। और ड्रायर के बाद भी लगा सकते हैं, है ना? काहे का हमको कुछ भी नहीं पता। कंडीशनर चलिए ठीक है। ठोस, ग्रीस, एक से एक तरह के श्रृंगार बक्स रखती हैं लड़कियां। मैं ये निजी तौर से जानता हूं, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे मालूम है कि कैसे कैसे हथकंडे अपनाती हैं। आयरन कर लेती हैं बाल पे भाई, जैसे ड्रायर नहीं होता है आयरन कर लेती हैं। अरे कुछ नहीं जलता, पेपर रखती हैं वो तरह तरह के अपना उस पे लगाती हैं। अरे वो तो ठीक है कि बाल वैसे सीधा कर लेती हैं, स्ट्रेटर वगैरह आता है, ठीक है, बट वो नहीं होता है, आयरन गर्म करके रखा जाता है भाई। आप देखे नहीं है, हम तो जानते हैं। तो ये ऐसे ऐसे एक्टर होती हैं लड़कियां, एक्टिंग में माहिर होती हैं। जैसे वो आपको जैसे दिखेंगी वैसे एक्चुअल नहीं होंगी, मतलब वैसे जैसे बहुत शरीफ दिख रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं बोलती है, जीवन में कभी बोली ही नहीं है। जैसे यहाँ कई लड़कियां एक भी बार नहीं बोली, इसका मतलब थोड़ी है कभी आराम से मिलिएगा, बात करिएगा तो पता चलेगा आपको। पानी पिला देती हैं ये, मतलब बहुत बोलती हैं, कम नहीं बोलती हैं, ठीक ठाक बोलती हैं। देखिए हंसती भी टैक्स लगेगा, जैसे हंसिए, खुल के हंसिए। समाज ने, एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कहा कि स्त्री को ईश्वर पैदा नहीं करता, स्त्री को समाज स्त्री बना देता है। मतलब खुल के हंसना, अल्हरों की तरफ बैठ जाना, ये सब हमारे समाज ने इसको ब्रैकेट बना दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। तोड़ो समाज के नियम कायदे, तुम बनाओ समाज के नियम और कायदे। ठीक है, आज़ादी के इतने वर्ष बाद मात्र महज गिनती में सांसद लड़कियां मिलती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाह दीवारी से निकलो। और दुष्यंत का एक शेर है लड़कियों के बारे में, वो कहते हैं, मतलब पहले भी 1932-33 का ये शेर है कि अपने, ज़्यादा हंस रहे हो, नहीं बोलेंगे। चलिए, ग्रेफाइट, ग्रीस और मोबिल लिख सकते हो, तेल लिख सकते हो, और कुछ है?
और मतलब इटीसी इत्यादि। जो लिक्विड में मिले वो कुछ भी लिख सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मोबिल लिक्विड, जैसे ज़्यादा जेली हो ना तो बोलेंगे कि ये देखो गाड़ी खराब करने वाला मोबिल बेचता है सब। वो प्रचार में होता है ना कि ये देखो इसमें, उसमें चिपचिपाहट कम होता है थोड़ा सा, उसमें जो वेक्सोसिटी होता है जिसको बोलते हैं फ्लो करने का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है। ठीक है, तेल जब गर्म कर देते हैं तो इसका विस्कोसिटी खत्म हो जाता है। जो अच्छा, तेल गर्म करके कभी ऐसा देखिए कि पानी की तरह हो जाएगा, तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो? लड़कियां ये अनुभव किए हैं आप लोग? हाँ, तो ये क्या है, जब तेल वैसे आप पिरवा के लाइएगा, सरसों से निकलवा के लाइएगा तो गाढ़ा होता है, तो आप उसके गाद को कह सकते हैं कि वो सॉलिड में, सेमी सॉलिड में होगा। बट जब तेल गर्म होता है या तेल फ्रेश निकल जाता है तो उसको आप बोलेंगे कि ये द्रव लिक्विड है, मतलब स्नेहक है बट वो लिक्विड में आ जाएगा। इस पे प्रश्न वैसे नहीं पूछेगा कि अंदर पे मतलब जाके, सामान्य तौर पे पूछ सकता है। हालांकि इस पे प्रश्न यूपीएससी स्टेटमेंट और कुछ शब्द का खेल करके पूछता है, बाकी नहीं पूछा गया है इस पे प्रश्न। ठीक है, बट मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि इस पे प्रश्न नहीं आएगा। हाँ हाँ पूछेगा। चलिए आगे बढ़ें। फ्रिक्शन के बारे में अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो बात आप जान चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये बात आपको एक बता दूं, जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो सुनिश्चित हो जाइए, गूगल का जमाना है, कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न कहीं भी देखने को मिलता है ना, उस प्रश्न को कर ही जाइए बिल्कुल, इस टॉपिक से रिलेटेड। वरना आप सोचिएगा कि आज पढ़ लेते हैं बाद में करेंगे, तो नहीं होता है भाई। देखो ये मेरा एकदम नितांत अनुभव है। और जब ये सामान्य तौर पे आप कभी भी देखिएगा, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आसानी से कर भी पाएंगे और समझ में आएगा, याद भी रहता है। और ये ज़रूर करिएगा। एक चैप्टर खत्म हो रहा है उसको खोजिए, हालांकि फिर भी मैं करवाऊंगा और पीडीएफ दे देते हैं तो ठीक है, बल्कि आपको खोजना पड़ेगा, ये आपका दायित्व है। आप खोजिए, नेट से उठाइए, ले आइए मार्केट से खरीद के, कुछ भी टॉपिक से सेलेक्ट के एनालिसिस करिए, निकालिए, कर लीजिए, छोड़िए मत। या दूसरा का भी पेपर हो रहा है ना, टीचर वाला हो गया, ले आओ तो देखे जरा गति में कौन सा है क्वेश्चन। अरे ये है, समझ में नहीं आ रहा, मास्टर से पकड़ो। इसमें पूछने में भी मजा आता है क्योंकि आपका दिमाग काम करता है। फिर इसमें क्या होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं। एमसीक्यू का दिमाग पढ़ लेने से नहीं होता है भैया। एमसीक्यू में कोई ऐसा नहीं होता है कि 150 क्वेश्चन पूछो और 150 उसको याद है, असंभव है। मशीन तो कोई नहीं है, चाहे शिक्षक जाके बैठ जाए। भाई दिमाग पे लोड कितना ले सकता है? खूब आता है तो 100 को क्वेश्चन आएगा, 105 आएगा, 112 आएगा, खूब आएगा तो बहुत नहीं आता है। और वो भी 112 में कई को वो ध्यान से पढ़ेगा तो उसको आंसर वहीं झलक जाएगा, याद नहीं रहता है, बट वो पढ़ने से पता चल जाता है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको एमसीक्यू डील करना है। तो ठीक है, करिएगा, ऐसा जरूर करिएगा। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार तो कैसे होते हैं? एक होता है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। एनसीईआरटी 4 नहीं दिया है, लाइन में लिख दिया है वैसे, बट वो जिक्र किया है। स्लाइडिंग, इसको बोलते हैं सर्पी फ्रिक्शन, सर्पी या गतिज फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं
लोटनिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लोटनिक फ्रिक्शन। चारों से प्रश्न बनाए जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, समांत फ्रिक्शन, सर्पी फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। लिख लीजिए। का मैन, चांदनी कुमारी, चांदनी कुमारी, चांदनी, अरे गजब, क्लास नहीं चल रही है। हाय MLT2 चांदनी कुमारी, क्लास चल रहा है। अच्छा ठीक, हाय मैसेज का अपना प्रचलन है। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन आगे करें। लिख लिया आप लोगों ने? बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बातें? चलिए तो अब अच्छी बात है, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसको आपको MCQ करके और देखना है। अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। समझते हैं जरा स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, देखिए स्टैटिक मतलब स्टैटिक, अब नाम से पता चलता है ये स्टैटिक है। स्थैतिक है मतलब वस्तु रुकी हुई है, स्थिर में है। तो कोई भी वस्तु जब रुकी हुई होती है, when object is in rest, then applied frictional force is called static frictional। जब वस्तु रुकी हुई है तब जो इसमें घर्षण काम करेगा उस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो रुकी हुई अवस्था में, जैसे अब ये रुका हुआ है और मैं धक्का दे रहा हूं, राइट, फिर भी नहीं चल रहा है, और ये रुका हुआ है, इसका मतलब इसके सरफेस और जो हमारा ओरिजिनल सरफेस है, इसका सरफेस और नीचे का सरफेस, दोनों के सरफेस में अनियमितता के कारण जो फ्रिक्शन बल काम कर रहा है वो इसके मूव न होने के वजह से वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, क्योंकि घूम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, मूवेबल नहीं है। तो जब फ्रिक्शन काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? घर्षण, ये स्टैटिक घर्षण। तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु रेस्ट में हो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? हाँ, when the object is in rest, the applied frictional force is called static friction। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इन बिटवीन द सरफेसेस, दोनों सरफेस के बीच में जो लगेगा, तो स्टैटिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। तो जब स्थिर अवस्था है तब जो उसके सरफेस के अंदर बल लग रहा है वो क्या है? घर्षण बल। जैसे कोई एक वस्तु यहां पे रुका हुआ है, अगर रुका है तो भाई घर्षण काम कर रहा है इसमें, ठीक है। आप चल पा रहे हैं घर्षण की वजह से, आप खड़े हैं घर्षण की वजह से। एक प्रश्न पूछा था कि खड़ा हुआ एक बर्फ के सीली पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और सांस ले रहा है या सांस छोड़ रहा है या सीटी बजा रहा है, तो क्या वो गतिमान हो जाएगा? बीपीएससी का प्रश्न है ये। ऐसे ऐसे मतलब सरफेस है बर्फ, अच्छा मैं आगे लिखवाऊंगा अभी कि बर्फ में फ्रिक्शन नहीं होता है। जब मैं लिखवाऊंगा कि फ्रिक्शन के लाभ और हानि, तब मैं उसमें बताऊंगा। फ्रिक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव फ्रिक्शन और एक नेगेटिव फ्रिक्शन, तब मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बात आई है तो मैं बता देता हूं कि अगर आप बर्फ पे खड़े होकर सीटी बजाएंगे तो आप गति में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सांस
आपको पीछे ढकेल देगी, और चूंकि आपके पांव और जमीन के बीच में कोई घर्षण नहीं है, बर्फ स्मूथलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, तो आप पीछे खिसक जाइएगा। समझ रहे हैं घर्षण का काम? तो जब ये प्रश्न आ जाए आपके परीक्षा में तो आप इसका क्या करेंगे? उत्तर देंगे। सीटी बजाने से व्यक्ति कहाँ चला जाता है? पीछे। अगर वो बर्फ के सीली पे खड़ा है तो, स्मूथलेस किसी सरफेस पे खड़ा है तो। एकदम संभव है, एकदम संभव है। पांव के नीचे एक बार कभी ऐसा खड़ा होना किसी ऐसे जगह पे जिस पे घर्षण नहीं है, तो पता चलेगा कि अरे भाई रुको। नहीं फिर तो नहीं, एक तो सांस लोगे तो भी इधर उधर डिसबैलेंस्ड हो जाओगे आप, क्योंकि पांव रुका हुआ है जमीन पे घर्षण की वजह से। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारा लाइफ कैसा होगा बिना फ्रिक्शन का। चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तुम आवाज नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आवाज पर्दे की परत हिलाती है, गले में घर्षण होता है, इपिग्लोटिक्स यहां होता है। और पढ़ा है क्या है इपिग्लोटिक्स? भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा चीज है जो खाना को रास्ता करता है कि चल 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 इधर चल। गलती से जो तुम बोलते हो कि याद आ गया किसी का, वही भटक जाता है बेचारा। बहरहाल बायोलॉजी की बात है। तो स्थैतिक घर्षण ये हो गया, स्थैतिक घर्षण। दूसरा क्या है? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? हाँ, जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कंडीशन में आए, जैसे अभी कभी हुआ है ऐसा कि दौड़ते दौड़ते ऐसा होता अब गिरेंगे तब गिरेंगे, ऐसा हुआ है कभी? अरे रुक 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 अब गिरे 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 गिरे, बच गए बच गए बच गए, ऐसा हुआ है? या जोर लगा के हाई साइज को ढकेल रहे हैं और अब लग रहा है अब सरकेगा तब सरकेगा, ऐसा अंदाजा हो जाता है कि अरे बस 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 बस। वो हाँ थोड़ा सा वो वाला कंडीशन क्या है? लिमिटिंग है, सीमांत है, मतलब आखिरी स्टेज पे है, बस थोड़ा सा धक्का दिए कि नहीं कि टहल जाएगा। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, स्थैतिक का मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु या ऑब्जेक्ट सरकने सरकने को हो, सरकने समझते हो? टेंड्स टू मूव, उस कंडीशन में हो कि टेंडिंग में हो। टेंड्स टू मूव का मतलब बस मूव करने वाला ही हो, लेकिन मूव नहीं किया है बट कंडीशन बन चुका है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट पिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब वस्तु या ऑब्जेक्ट सरकने, टेंड्स टू स्लिप, टेंड्स टू मूव, सरकने सरकने को है। मैं ये भाषा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही एनसीईआरटी ने लिखा है, सरकने ही बोला है उसने, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। किताब वो भी बोर्ड के किताब में, इंग्लिश किताब इसको लिखता है, मतलब हाईएस्ट पीक है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो इसको जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन आखिरी पोजीशन पे होता है मूव करने के, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब वस्तु ऑब्जेक्ट सरकने सरकने को होता है तब चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। आज के लिए इतना ही, कल अब हम मिलेंगे इस क्लास में। इतना समझ में आया आपको? परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट्स थे छोड़ने वाला कुछ भी नहीं था, और जितना भी 15-20 साल में प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उतना आपको मिल गया।